हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू अन अकेडमी यूपी एग्ज़ाम चैनल। आप सभी का इस चैनल पे बहुत स्वागत है। और इस सेशन में मैं एक स्पेशल इवेंट लेकर आपके साथ हूँ। और ये है हाउ टू मेक नोट्स। जैसा कि आप सब ने डिमांड किया था, कई बार मुझसे कहा कि सर नोट्स कैसे बनाना चाहिए, इस पर एक सेशन रखें। तो आज का सेशन इसी पर हमने रखा है, हाउ टू मेक नोट्स। तो आज ये एक स्पेशल सेशन है, एक स्पेशल इवेंट है जिसमें मैं आपको नोट्स बनाने के कुछ टिप्स बताऊंगा, क्योंकि एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और एक बड़ा मुश्किल सा एक सवाल रहता है कि नोट्स कैसे बनाया जाए। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन शुरू करते हैं उनके सामने सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये आता है कि ढेर सारी बुक्स आपको पढ़नी है और उसके लिए नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। क्या जो बने बनाए मार्केट में या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो नोट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाए या खुद का ओन नोट्स प्रिपेयर किया जाए। ये एक उलझन बना रहता है कि कौन सा ठीक रहेगा। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए इसको लेकर हमेशा एक समस्या रहती है। आइए आज इसी पर हम डिटेल बात करते हैं कि अपना नोट्स बनाना ज़रूरी है या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स या जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। और इसमें से यदि आपने डिसाइड किया कि खुद का नोट्स बनाएं तो उसको बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं, उसके लिए किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इस पर हम डिटेल में बातचीत करते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आदित्य सिंह, रूबी रानी, यस वेलकम, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो क्लास शुरू करने से पहले ही कहूँगा कि जिन लोगों ने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो ज़रूर ले लें, क्योंकि अनलिमिटेड एक्सेस आपको तभी मिलता है जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। यहाँ कई सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे स्कॉलरशिप है, प्लस के जितने भी फीचर्स हैं वो, प्लस टेस्ट सीरीज़, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई सारे एक्सक्लूसिव बैचेज हैं, जैसे प्रगति के नाम से एक आर ओ के लिए बैच है, शिखर के नाम से एक बैच है, एक लक्ष्य के नाम से बैच चलाया जा रहा है पीपीसीएस के लिए, एक विजय पथ के नाम से आंसर राइटिंग के लिए एक स्पेशल बैच शुरू हो रहा है। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए सेपरेट बैचेज अवेलेबल हैं। आप जो भी जिस भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन में, बशर्ते आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं, और ये रेफरल कोड AA10 आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉम्बो ऑफर भी अभी दिया जा रहा है, तो आप इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ योर अन अकेडमी। और अब हम अपने आज के टॉपिक पे बातचीत करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा कि हाउ टू मेक नोट्स न केवल किसी एक के लिए बल्कि सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है कि नोट्स कैसे बनाया जाए। और वाकई ये जो लोग प्रिपरेशन शुरू करते हैं सिविल सर्विसेज के, उनके लिए ये आसान सवाल नहीं है। सेकेंडली, इसके कई सारे आंसर्स भी आपको मिल सकते हैं, कई सारे आपके सीनियर्स से सजेशंस या आपके टीचर्स, आपके एडुकेटर्स आपको सजेशन देते हैं, बावजूद इसके आपका ये जो क्वेश्चन है ये बना रहता है। मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको देता हूँ, कुछ थियोरेटिकल भी है, कुछ प्रैक्टिकल भी, जिससे आपको आइडिया लग सके। सबसे पहली बात तो ये कि अपने लिए नोट्स बनाना सबसे कठिन काम है, जो मैंने कहा एक बहुत कठिन काम है। कठिन काम क्यों है कि पहले तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है, क्या नोट करना चाहिए, क्या नोट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि ये बहुत टाइम टेकिंग है। अगर इतने नोट्स बनाने में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत लोग बड़े सिस्टमेटिक, बड़े खूबसूरत नोट्स बनाते हैं, और जब उनका नोट्स बनकर तैयार होता है तो या तो उनके एग्ज़ाम्स के अटेम्प्ट्स समाप्त हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, या तो फिर वो इतना थक चुके होते हैं नोट्स बनाते बनाते, इतने टायर्ड हो जाते हैं वो कि उन्हें अपना ही नोट्स खुद बुरा लगता है, दूसरे के नोट्स का वो यूज़ करने लगते हैं। और कई बार तो ये भी होता है कि वो एग्ज़ाम देने के मूड में नहीं रह पाते, एग्ज़ाम देने के लायक नहीं रह पाते।
तो एक तो डिसाइड करना कि क्या करें, दूसरा ये टाइम टेकिंग है, तीसरा आपको इसके लिए बहुत सारे कलेक्शन करने पड़ते हैं, बुक्स और नोट्स ढेर सारे आपको बुक्स और नोट्स आपको कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आप नोट्स बनाते हैं लगता है कुछ छूट गया है, कुछ और इसमें होना चाहिए था। तो इसलिए ये एक बहुत मुश्किल सा काम है। नंबर 2 जो समस्या आती है वो ये है, या समस्या कहिए या मैं आपको बताऊं, कि ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं बना पाते परीक्षा के नोट्स क्योंकि इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है और इसके बारे में बहुतों को पता नहीं है कि ये कैसे करें। क्योंकि नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि बुक से मटेरियल हम लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, एक बुक से लिखा, फिर दूसरी बुक से, फिर तीसरी बुक से, ऐसे जमा करते जाएं और लिखते जाएं। क्योंकि आर्ट कहने का मतलब ये है कि आपको आना चाहिए टू नो हाउ विच इज और आर इम्पॉर्टेंट, विच आर इम्पॉर्टेंट। ये एक बड़ा मुश्किल होता है कि क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है, ये मालूम नहीं होता। फिर कैसे लिखें, हाउ टू मेक, ये भी एक मुश्किल होता है। तो ये जिसे मालूम है वो ये कर पाता है, और इसलिए ये एक आर्टिस्टिक काम भी थोड़ा है कि आप अपने नोट्स कैसे बनाएं कि फिर उसे रिवाइज कर सके। क्योंकि मुश्किल ये नहीं है कि आपने नोट कर लिया, बहुत सारा चीज़ नोट्स बना लिया, क्या आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और आसानी से ये रिवाइज आप कर लें? क्या आप ऐसा नोट्स बनाते हैं कि उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ रह नहीं जाता? क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करेंगे और आपको कोई आपका फ्रेंड आके बताए कि इसमें ये चीज़ और नया है और आपके नोट्स में वो ना हो, तो फिर एक अनसेटिस्फैक्शन वाली बात आएगी और आपको फिर परेशानी होगी। तो ये एक आर्ट है और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इसे करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ज़रा मैं आपको ये बताऊं कि आखिर इस आर्ट को आप कैसे जानें और कैसे नोट्स बनाएं, यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तब। गौरी श्रीवास्तव, यस। रूबी रानी, बट सर अदर स्टूडेंट के एडवाइस काम नहीं आते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और फर्स्ट हैंड जो चीज़ें आप करते हैं वही काम आने वाला है। कोई किसी का जो सजेशन है या किसी का जो अपना थ्योरी है, अपना मेथड है, वो काम आने वाला नहीं है। हो सकता है उसके लिए वो बड़ा फ्रूटफुल रहा हो, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर पाते तो आपके लिए वो फ्रूटफुल नहीं हो सकता। इसीलिए आपको खुद ही ऐसा कुछ डेवलप करना चाहिए। बहरहाल, अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए नोट्स बनाने के लिए आपको। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ, आप उन चीज़ों पे ध्यान दें थोड़ा। सबसे पहला काम तो ये है कि आप सिलेबस को देखें, है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नोट्स आप बना सकते हैं। तो सिलेबस को देखें, सबसे पहला काम। और उसके बाद सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है ना, जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, उस टॉपिक्स के लिए पहले आप बुक्स और सोर्सेज आप जमा करें। बुक्स और नोट्स किसी के कोचिंग के या जो भी, या अदर सोर्सेज, जो भी सोर्सेज हैं, आप पहले ये आप जमा करें सबसे पहले, कि जो टॉपिक है सिलेबस को ध्यान में रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वरना आप गड़बड़ हो जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसे बुक्स पढ़ते जाएं और नोट्स बनाते जाएं तो आप कभी नोट्स नहीं बना पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप सिलेबस को ध्यान में रखिए और सिलेबस में देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स लगे हुए हैं, है ना। और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बनाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए, ठीक है ना। बहुत लोग करते हैं कि जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल दूं, कि जैसे मान लीजिए पॉलिटी पे बहुत लोगों ने एम लक्ष्मीकांत ले लिया, पढ़ना शुरू कर दिया एम लक्ष्मीकांत, और एम लक्ष्मीकांत पढ़ के वो कुछ कुछ नोट करते जा रहे हैं, अपना जो मन में आ रहा है नोट करते जा रहे हैं जहाँ तहाँ से। सिलेबस कुछ और है, या सिलेबस में किसी और तरीके से बात कही गई है, आपने नोट्स बना लिया। जब आप मेन एग्ज़ाम के लिए या प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जब पढ़ने बैठेंगे
तो उसमें आपको उस तरीके से चीज़ें मिलेगी नहीं, चूँकि आपने सिलेबस देख के बनाया नहीं है। तो फिर आपको होगा कि चीज़ें हो सकता है कि वही हो। पॉलिटी में अगर एम लक्ष्मीकांत को आपने नोट कर लिया है तो पॉलिटी ही नोट किया है, लेकिन जब चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं मिलती तब आपको असंतोष पैदा होता है और लगता है कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी है और हमारा नोट सही तरीके का नहीं है। इसीलिए सिलेबस को देखें और उसके अकॉर्डिंग टॉपिक और फिर टॉपिक के साथ नोट्स बनाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसको पहले तो टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे और टेक्स्ट बुक पढ़ते समय याद रखिए कि अच्छी किताबें जो है, जैसे हमने पॉलिटी पे एम लक्ष्मीकांत कहा, तो ऐसे ही हर सेक्शन पे एक ऑथेंटिक बुक हो। ये नहीं कि उसी में पहले ही गाइड आप लेके आए और गाइड से नोट्स बनाने लगे तो आपके नोट्स ही अनसाइंटिफिक नोट्स हो गया। ऐसा नहीं, बल्कि अच्छी ऑथेंटिक बुक इसको पढ़ें। और दूसरा, मेक बुलेट पॉइंट। आप पढ़ते हुए पहले बुलेट पॉइंट नोट करें या बुलेट पॉइंट को आप अंडरलाइन करें। सबसे अच्छा है पहले अंडरलाइन करें। और एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज लक्ष्मीकांत का एग्जाम्पल मैं लूँ। अगर लक्ष्मीकांत को बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद कुछ चीज़ें आपको पता चले, कुछ चीज़ें पता ना चले। तो आप बेहतर है कि एक रीडिंग ऐसे डाल लें और जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगता हो उसे अंडरलाइन कर लें। इम्पोर्टेंट कौन सा है अगर ये मालूम करना है तो इसके लिए आप सिलेबस को ध्यान में रखें। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स खरीदें, ऑथेंटिक बुक्स, और उसको पढ़ते हुए बुलेट फॉर्म में बनाएं या उसको अंडरलाइन कर लें। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन कर लें। सपोज मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स में पहले ये चीज़ आता है कि ये पार्ट 3 में है, ठीक है ना, पार्ट 3 में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ है, पार्ट 3 में है। अच्छा, इस पे आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल 12 to 35 है। तो बिल्कुल इसको अंडरलाइन कर लें कि 12 to 35 जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट संबंधित है। इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस आपको मिलते हैं उनको आप अंडरलाइन करते चलें। तीसरी बात जो पहले हमने कही वो बात, ये बात हमने कह दी कि लिंक योर नोट्स टू योर सिलेबस। सिलेबस के अगर अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे आप नोट्स, आपका जो भी पाठ्यक्रम है अगर उसको देख के, जैसे एक टॉपिक मान लीजिए दिया हुआ है कि इम्पैक्ट ऑफ, सपोज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सपोज इंडियन सोसाइटी, ये टॉपिक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। अब आप अगर भूमंडलीकरण की कोई बुक आप पढ़ रहे हैं भूमंडलीकरण पे, तब आपको ये वाला पॉइंट आपको नजर आएगा कि इम्पैक्ट क्या है, और इम्पैक्ट किस पे, इंडियन सोसाइटी पे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इम्पैक्ट कहाँ है, इंडियन सोसाइटी पे पूछा है। तब आपको ये मालूम करना चाहिए कि सोसाइटी का मतलब क्या है या सोसाइटी में कौन कौन सा पार्ट आता है। तो आपको और भी मालूम चलेगा सोसाइटी के अंदर, जब आप उसको क्लासिफाइड करेंगे तो मालूम चलेगा, वीमेन मालूम चलेगा, एजुकेशन, सीनियर सिटीजन, चाइल्ड, है ना, चिल्ड्रन, ये ऐसे जितने भी सेक्शन सोसाइटी के, लेबर्स। तो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आप उन चीज़ों को अरेंज कर पाएंगे। वरना अगर आप केवल ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उस पर बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे और आप पढ़ते जाएं, ढेर सारा नॉलेज इकट्ठा करते जाएं। नॉलेज आपकी अलग है और लिखने की चीज़ें अलग हैं। एग्ज़ाम एक स्ट्रेटजी से पास किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत स्कॉलर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने चीज़ें इकट्ठा की और ये टॉपिक है, इसको पढ़ा और उसके बाद कहीं से मैटर आप लेते गए और इसको पॉइंट वाइज उस ढंग से सिलेबस के अकॉर्डिंग करते गए तो आपका एक बेहतर नोट्स बन सकता है। तीसरी बात एक कि शॉर्ट नोट हमेशा बनाएं, हमेशा शॉर्ट नोट बनाएं, बहुत लेंदी नोट्स नहीं बनाएं। जैसा कि मैंने कहा कि कई बार लोग लिखते हैं तो बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें लिख लेते हैं और बड़ा एक लेंदी नोट्स उनका बन जाता है। लेंदी नोट्स नहीं होना चाहिए, नोट्स हमेशा शॉर्ट नोट होना चाहिए।
और शॉर्ट नोट कहने का मतलब ये कि आप एक सिनॉप्सिस मेथड पे बनाएं, आप एक सिनॉप्सिस मेथड अपनाएं। सिनॉप्सिस मेथड कहने का मतलब ये है कि आप एक टॉपिक नोट करें। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, सपोज एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटी आपको पढ़ाता हूँ इसलिए पॉलिटी के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स पे पहले तो आप टॉपिक डिसाइड कर लें कि फंडामेंटल राइट्स पे कितने सारे टॉपिक्स बनते हैं, सबको एक जगह नोट करें कि फंडामेंटल, सबसे पहले मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स के कितने सारे टाइप्स हैं, फंडामेंटल राइट्स प्रतिबंधित हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो कैसे हो सकता है, आपातकाल में फंडामेंटल राइट्स को लेकर क्या है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के संबंध क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसे जितने भी ऐसे टॉपिक, सब टॉपिक आपने बना लिया। अब एक एक पर सिनॉप्सिस बना ले। जैसे मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, तो इसको आप टाइटल दे दें और टाइटल दे के 5, 7, 10 पॉइंट जितने आते हैं उतने पॉइंट्स नोट कर लिया कि जब आप रिवीजन करें तो आपको एकदम आपका जो नोट्स है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर हो कि जब आप रिवीजन करें तो तुरंत समझ में आ जाए कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या अंतर है। इस तरीके से तो शॉर्ट नोट बनाए, एक सिनॉप्सिस तैयार करें, टॉपिक लिखें और टॉपिक पे सिनॉप्सिस नोट करते चलें, बहुत डिटेल में ना बनाएं। और पॉइंट्स जब आपको ध्यान में रहेंगे तो उन पॉइंट्स से आप उसको विस्तार में लेके नोट कर सकते हैं। एक चीज ये कि मेक अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस। जैसे आपका ये नोट्स बना, मान लीजिए कि हमने आपको कहा कि आपने एक नोट्स बनाया फंडामेंटल राइट्स पे, और फंडामेंटल राइट्स पे ये क्वेश्चन बनाया कि फंडामेंटल राइट्स वर्सेस या दोनों में अंतर करने के लिए डीपीएसपी एक नोट्स आपने बनाया, ठीक है। अब ये नोट्स बना के आपको प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उससे भी आप देखिए, प्रीवियस पेपर्स आप देखिए कि उसमें क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं। और एक तो प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देखिए और साथ ही साथ जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको भी आप नोट कर सकते हैं पढ़ते हुए कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और किस तरह से इस पर सवाल बन सकते हैं। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चंस देखते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको चैप्टर को पढ़ने में भी और उसके लिए नोट्स बनाने में भी आसानी हो जाती है। कई बार लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, पहले नोट्स बना लेते हैं बाद में फिर क्वेश्चंस ढूंढते हैं। नहीं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक टॉपिक के जितने भी टाइटल सब टाइटल होते हैं वो आप लिख लें, टाइटल सब टाइटल जितने भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ क्वेश्चंस भी देखें, या तो क्वेश्चंस को नोट करें, अगर नोट करना हो वहाँ तो ना भी नोट करें, किसी क्वेश्चन बैंक में है तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चंस को देखते हुए आप नोट्स बनाएं और जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, संभावित प्रश्न हैं, उनको जरूर यहाँ नोट कर लें कि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। नेक्स्ट एक चीज है कि अपने नोट्स को कभी भी एक जगह बना के ऐसा नोटबुक में ना बना दें कि उसमें फिर ऐड ऑन करने के लिए जगह ना बचे। बेहतर हो कि आप A4 साइज का जो पेपर आता है, ठीक है ना, A4 साइज का पेपर, A4 साइज जो हम लोग जनरली जो फोटो स्टेट में इस्तेमाल होता है, या जो आप मार्केट से लूज पेपर खरीदते हैं लिखने के लिए, A4 साइज में बनाएं और आप उसको स्टेपल कर लें, और उसमें ऐसी गुंजाइश रहे, या नोटबुक भी बनाएं तो उसमें ऐसी गुंजाइश, ऐसा स्पेस उसमें रहे कि हमेशा करंट अफेयर्स को उसमें आप ऐड करते रहें। हमेशा टॉपिक पे कुछ नई नई चीज़ें जुड़ती हैं, और अमूमन यूपीएससी में और पीसीएस में जो नए उसके करंट जुड़ते हैं उससे सवाल बनाया जाता है। इसीलिए मान लीजिए एक नोट्स आपने फंडामेंटल्स और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पे बना लिया, इसमें हमेशा पीछे लूज पेपर या कुछ ऐड करने के लिए जगह छोड़ें कि कोई भी नया करंट का अगर इशू आया, करंट अफेयर्स का कोई भी मामला आया, आप अपने नोट्स में वहीं प्लस कर लें। कई बार होता है कि आपके नोट्स बन गए, फिर करंट अफेयर्स का अलग आपने बना लिया, ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं।
बेहतर यही है कि एक बार ही नोट्स एक जगह ही बनाएं, जो भी टॉपिक पे बनाना है एक जगह बनाएं। फिर मैं रिपीट कर दूं कि मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स है। अब फंडामेंटल राइट्स पे आपके पास अगर मान लीजिए पॉलिटी की 3-4 किताबें हैं, आपके पास एम लक्ष्मीकांत भी है, ठीक है, आपके पास सुभाष कश्यप भी है, आपके पास डी बसु भी है, आपके पास एनसीईआरटी भी है। अगर आप सब पढ़ते रहेंगे तो एक तो टाइम जाया होगा, बहुत सारा टाइम जाएगा, 1-2 बुक पढ़ें। फिर आप जब नोट्स बनाएं तो अगर आप सबके अलग अलग नोट्स बनाएंगे तो आपके पास ढेर सारा नोट्स हो जाएगा। इसीलिए इन बुक्स में से सबको नहीं, बल्कि किसी एनसीईआरटी को बेस बना के या किसी भी टॉपिक को लक्ष्मीकांत को बेस बना के आप फंडामेंटल राइट्स के जितने भी सब टाइटल हैं सब नोट करते जाएं, क्या क्या आ सकता है। और जब आप फंडामेंटल राइट्स पे नोट्स बना रहे हैं तभी आपके पास जो जो सोर्सेज हैं, और कम सोर्सेज रखें, लेकिन जो जो सोर्सेज हैं उससे जो बातें रिलेवेंट लगे उसको नोट कर लें। साथ ही साथ उसमें 2-4-5 पेज ब्लैंक छोड़ दें और उसको हमेशा करंट अफेयर से अपडेट करते रहें। कोई बात आई वहाँ नोट कर लिया। कि एक जगह जब भी फंडामेंटल राइट्स पढ़ने का मन होगा, आप एक बार अपने नोट्स निकालेंगे और वहाँ सारी चीज़ें एक जगह आपको सिस्टमेटिक मिल जाएंगी। और कैसे मिलेंगी? ब्रीफ में मिलेंगी, कॉन्साइज में मिलेंगी। मान लीजिए कि अगर आप बुक पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स पे तो उसमें बहुत लंबा लेंदी दिया हुआ है, आपने सारे क्रक्स एक जगह जमा कर लिए और साथ ही साथ उसे अपडेट करने के लिए भी उसे वहाँ रख लिया और उसमें नई नई चीज़ों को अपडेट भी कर लिया। बहुत सारे लोगों को तो मैंने ये भी देखा है, जो वो भी एक अच्छा तरीका है, कि मान लीजिए कि आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रहे हैं और उसमें जो फंडामेंटल राइट्स चैप्टर है उसी में कुछ ब्लैंक पेज लोग वाइट पेपर पे कुछ एक्स्ट्रा नोट करके वहीं उसी में स्टेपल कर देते हैं। उस बुक में ही फंडामेंटल राइट्स के बाद 8-10 पेज ब्लैंक लगा लगा के जो जो नई चीज़ें मिली उसको कागज़ पे अलग से पेपर पे नोट किया और फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में डाल दिया वहीं एक ही जगह पे, कि ये सब लेटेस्ट है, नहीं है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि पॉलिटी को लेकर आपके पास 5 किताबें हैं, 5 बुक्स हैं आपके पास, नोट्स और बुक्स हैं, और आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पे सपोज फंडामेंटल राइट्स ही आप पढ़ रहे हैं, क्या 5 बुक्स में सारी चीज़ें अलग अलग होंगी? क्या मूल अधिकार आप पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स तो सब बुक्स में एक ही होंगे, केवल राइटिंग का, लिखने का, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होगा। तो फिर 5-5 बुक्स पढ़ने की जरूरत क्या है? जो ऑथेंटिक बुक है एक पढ़ लिया और किसी एक को बेस बना के चीज़ें नोट कर ली। ऐसा नहीं कि अलग अलग सब बुक्स पढ़ते जाएं और सबके नोट्स बनाते जाएं या सब अलग अलग नोट करते जाएं, और या फिर ऐसे नोट कर लें कि उसमें कुछ नया जोड़ने की गुंजाइश ना बचे। तो ये बिल्कुल मेथड ठीक नहीं होता। एक ही जगह, एक ही सोर्स से एक ही जगह, और जो दूसरे बुक्स या दूसरे सोर्स या करंट अफेयर से नया मिले उसको वहीं ऐड ऑन कर लेना चाहिए। एक ये भी तरीका बहुत अच्छा होता है जो आपको यूज करना चाहिए, मेक फ्लो चार्ट और हायरार्की चार्ट। ये बहुत जरूरी होता है। आप एक चार्ट मेथड भी होता है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ नोट करें तो एक आप उसमें एक डायग्राम, एक चार्ट भी आप बना सकते हैं कि किस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपने बताया, कोई मुद्दा किसी पे आप बना रहे हैं तो बना लिया कि व्हाट क्या है, फिर उसके बाद आपने यहाँ कर लिया कि वाई, है ना, कैसे, ये क्यों है। फिर आपने एक बना लिया कि हाउ, कैसे है ये, क्यों है, कैसे। इस ढंग से कुछ आपने नोट कर लिया। यहाँ कुछ 2-3 पॉइंट्स नोट कर लिए कि मुद्दा क्या है, वाई में नोट कर लिया कि क्यों है ये मुद्दा, यहाँ नोट कर लिया, कैसे ये होता है या जो भी उसके पक्ष है उसको नोट कर लिया। इसी तरीके से हायरार्की मेथड से भी आप तय कर लेते हैं, चार्ट बनाते हैं आप। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए कि पंचायती राज सिस्टम पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें नीचे सबसे पहले ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फिर ग्राम पंचायत से ऊपर पंचायत समिति के बारे में पढ़ते हैं, है ना, पंचायत समिति, और फिर उससे ऊपर जिला पंचायत। तो इस ढंग से भी हायरार्की, इस तरह का टेबल बना के भी हम अपने नोट्स में रखते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आप एक बार में ही रिवीजन कर सकते हैं कि किस तरीके से है।
जो सेंटेंस में आप लिखते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, एक बार अपने चार्ट देखते हैं। अच्छा, खासकर जब आप टॉपिक डिसाइड करते हैं तब जरूर चार्ट ये बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी आपको पढ़ना है ना, तो पॉलिटी का आप एक बेहतर चार्ट बना सकते हैं। मैं ऐसे बता दूं, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको थोड़ा ऐसे करके बता दूं कि जैसे जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसका एक पहले सबसे पहले टॉपिक या नोट्स बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको एक चार्ट में उसका सिलेबस आप डिसाइड कर ले शुरू में, उससे भी आपको एक आइडिया लग जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको पॉलिटी पे नोट्स बनाना है, मैं पॉलिटी के एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसमें आप चाहें तो 3-4 इसके डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो बेसिक पार्ट है ना, बेसिक पार्ट्स। दूसरा जो है वो है यूनियन। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जैसे बना लें यूनियन गवर्नमेंट। एक पार्ट बन सकता है स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट। एक बन सकता है जुडिशरी, पूरी जुडिशरी। इसी तरीके से जुडिशरी के अंदर स्टेट जुडिशरी, स्टेट जुडिशरी तो नहीं है अपने यहाँ, मतलब हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ऐसे ही यूनियन में आप जो भी यूनियन के अंतर्गत आते हैं उनको आप नोट कर सकते हैं। तो एक चार्ट अगर सिलेबस का या टॉपिक का पहले ही बना लिया, इकोनॉमी पढ़ना है तो इकोनॉमी में वैसे, साइंस में वैसे, तो आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाती है और ये चार्ट देखते ही आप समझ जाते हैं कि मुझे किस पे काम करना है। रूबी रानी, मैं भी अपने बुक्स ऐसे ही करती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, पेज पर लेकर इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। तो अब तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल भी जाती हैं, इसीलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, इसमें कलर पेन और हाइलाइटर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कुछ कुछ अलग, जैसे मान लीजिए पॉलिटी लिख दिया किसी अलग रेड कलर में, यहाँ कुछ अलग कलर यूज़ किया, तो थोड़ा सा कलर यूज़ करके आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। आपके पास कलर्स पेन होते ही हैं, आप उससे लेकर थोड़ा हाईलाइट कर दिया, या तो एक ही पेन का इस्तेमाल किया, हाइलाइटर से उसे हाईलाइट कर दिया। तो इसमें होता है कि आपके पास एक डिज़ाइनर नोट्स बन जाता है, जिसको देखते के साथ ही आप जान पाते हैं कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा है कि डिजिटल मोड थोड़ा यूज़ करें। अपने नोट्स को बनाने के लिए आप क्या करें, थोड़ा सा इंटरनेट की सहायता लें। जैसे इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी डायग्राम उठा सकते हैं, इंटरनेट से डायग्राम उठा सकते हैं। इंटरनेट से आपको मैटर मिल जाता है, मैटर भी इंटरनेट से बहुत कुछ मिल जाता है। तो अब आप नोट्स बनाने के लिए पहले की तरह जैसे लोग बहुत परेशान होते थे और खुद ही सब कुछ सोच ढूंढ रहे हैं, कई बार तो ये भी होता था कि किसी किसी टॉपिक को, किसी टॉपिक से मटेरियल ढूंढने के लिए लोग मार्केट में घूम रहे हैं, कई दिनों से मार्केट में घूमते चले आ रहे हैं, किसका ये टॉपिक नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंटरनेट की सहायता लें तो आपको इंटरनेट पे आपको कई सारी चीज़ें नोट्स भी मिल जाती हैं, प्लस आपको इस पर एक अच्छा डायग्राम भी मिल जाता है, एक आपको अच्छा चार्ट भी मिल जाता है। तो उसको यदि आपने ले लिया और उसका प्रिंट आउट ले लिया, प्रिंट आउट लेके कटिंग करके अपने नोट्स में उसे चिपका दिया, तो आपका नोट्स और भी विजिबल और काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है। अगर बहुत सारे, जैसे मान लीजिए सपोज फंडामेंटल राइट्स कितने टाइप के होते हैं और किस किस आर्टिकल में है, अगर आपको लिखना है तो इतना लिखने से बचने के लिए यदि एक जगह कहीं कोई चीज़ दिया हुआ है तो आप तुरंत इंटरनेट से प्रिंट आउट निकालें, कटिंग करें, वहाँ चिपका दिया, लिखने से आप बच जाएंगे। आप अपने लिखने वाला जो टाइम है आपका, लिखने वाली जो मेहनत है आपकी, उसको आप आंसर राइटिंग में ज़्यादा लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। नोट्स आपके पास होने चाहिए, लेकिन ये नहीं कि नोट्स मेकिंग प्रोसेस इतना लंबा हो जाए कि एग्ज़ाम आपका पीछे छूट जाए और आपका नोट्स एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन बन रहा है और आपके नोट्स आपके काम ना आए और किसी आपके दूसरे के काम आए। तो जो चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है उसको आप वहाँ कर लें। अगला पॉइंट हमने नोट किया है कि कीप अपडेटिंग योर नोट्स। अपने नोट्स को हमेशा अपडेट करें, जो भी नई चीज़ें आएँ उसको आप जोड़ते रहें। यदि एक बार मान लीजिए सपोज कि आपने एम लक्ष्मीकांत की बुक खरीदी, ठीक है ना,
एम लक्ष्मीकांत की बुक आपने खरीदी थी, मान लीजिए 2012 में 15 में आपने खरीदी थी, उस समय उसका 4th एडिशन आया, आज उसका 6th एडिशन आ चुका है। तो कई नए एडिशन और नई चीज़ों नए जब उसके बुक्स के जब नए एडिशन आते हैं तो उसमें जो नए नए घटनाएं आगे की हुई हैं 2015 से लेकर 2021 तक 20 तक जो घटनाएं हुई हैं वो नए एडिशन में आ जाती हैं। तो उसमें जो नई चीज़ें हैं वो फिर अपने नोट्स में आप उसको ऐड कर लें। ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत का 4th एडिशन भी है, 5th भी खरीद लिया, 6th भी खरीद लिया, ये तो कोई मतलब नहीं है। थोड़ा थोड़े उसमें ऐड होते हैं, पीछे के पेजेस में थोड़े ऐड होते हैं। तो या तो पीछे का वो पेज फोटोकॉपी करा लिया किसी से लेके, या तो आपने कहीं से लिया किसी से बुक जो नया एडिशन है लेकर उसके जो लेटेस्ट जो उसमें ऐड ऑन हुए हैं उसको अपने नोट्स में डाल के अपने नोट्स को अपडेट कर लिया। तो ये एक बेहतर तरीका। कौन पढ़ता है, इतना कुछ टाइम भी नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें भी होती हैं। इसलिए इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है ना। तो आप इसका भी चलिए ओके। हाँ डाउनलोड कर सकते हैं, यस रूबी रानी, डाउनलोड कर लिया और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आई उसमें आपने उसको रख लिया। अब जो है स्ट्रक्चर कैसे बनाए जब अपना नोट्स बनाए, तो ये तो तरीका हमने बता दिया। स्ट्रक्चर उसमें कैसे होना चाहिए आपका नोट्स का, ये भी ज़रा इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए नोट्स जब भी अपना बनाए तो उसका सबसे अच्छा मेथड जो है वो है व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ। ये मेथड सबसे अच्छा है कि आप अपने नोट्स को हमेशा इस रूप में देखें कि किसी भी चीज़ को आप नोट करें। जैसा कि मैंने कहा आपको फंडामेंटल राइट सपोज, तो आप ये क्या है, सबसे पहले ये क्या है, उसके बाद ये क्यों है ना, उसके बाद ये कैसे है या फिर कहाँ है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अगर इस फॉर्मेट में आप बनाते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं, आपको ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी क्योंकि एक लॉजिकल तरीके से ये नोट्स आपको मिलता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप उसे तुरंत उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं अगर इस ढंग से क्या क्यों कैसे मेथड पे आप बनाते हैं। दूसरी बात, इसको करंट के साथ में ऐड कर दें। ये पहले इस तरीके से बनाएं, उसके बाद उसमें करंट के रिलेवेंस चीज़ों को ऐड कर दें और फिर उसमें एक फाइनल कमेंट कर दें। यानी कि पहले पहले ये जो व्हाट, वाई और हाउ है पहले इस तरीके से कर लें इसमें। नंबर 2 इसमें करंट के जो मामले हैं वो नोट कर लें और फिर तीसरा एक फाइनल कमेंट के रूप में आप एक एक अपने निष्कर्ष भी इसमें रखें कि इसमें जब क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे इस तरीके से कमेंट करना है, या फाइनल एक निष्कर्ष बना कर रख लें। आपको ये भी मालूम है कि जो हमारे ISPCS में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिलेबस बेस्ड होते हैं और कमो बेस हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, वो बार बार घूम के आती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। इसीलिए यदि आप कुछ कमेंट करके भी, जैसे मान लीजिए किसी भी मुद्दे पे अगर आप कुछ कमेंट आप कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि रोल ऑफ गवर्नर है, तो रोल ऑफ गवर्नर को लेकर कुछ 3-4 पॉइंट्स, 5-10 पॉइंट ऐसे फाइनल कमेंट्स के रूप में आप रख लेते हैं, तो ये हमेशा आपको काम आता है। ये आप हमेशा इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टॉपिक पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और आप उसका यूज़ किसी दूसरे समय में भी, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करते समय भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अपने नोट्स को हमेशा इस 3 फॉर्मेट में, 3 पार्ट में डिवाइड करके रखें। एक तो पूरा जो मैटर है, क्या क्यों कैसे, जो मुद्दा है उस टॉपिक का, दूसरा उसमें करंट को ऐड करें और तीसरा फाइनल कमेंट उसमें रखें।
एक है कि जब भी नोट्स बनाए तो उसमें फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स, यानी कि बहुत कठिन शब्दों वाले नोट्स नहीं हों, बल्कि आप अपनी भाषा में कुछ कॉमन कोडिंग देकर सरल एक शब्दों का प्रयोग करें, है ना, सरल शब्दों का प्रयोग, ताकि आप नोट्स को ठीक ढंग से रिवाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे। यदि जो बुकिश शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर आप नोट्स को जल्दी से रिवाइज नहीं कर सकते, है ना, जो उसके पॉइंट्स होते हैं उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते। इसलिए आप अपनी जो सामान्य भाषा में जो प्रयोग करते हैं ऐसे उसको रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रीवियस ईयर्स के मेन क्वेश्चंस हैं, मेंस में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको आप देखेंगे तब आप प्रश्न ठीक से फ्रेम कर पाएंगे, नोट्स ठीक से फ्रेम कर पाएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आप ज़रूर उसमें देखें और उसको उसमें शामिल करते रहें। दूसरी बात, एक स्ट्रक्चर आप बना के स्ट्रक्चर फॉर्म में नोट्स बना के रखें तो आप ज़्यादा अच्छा उसका यूज़ कर पाएंगे। यानी कि ढेर सारा नोट्स ना करके एक अलग अलग पॉइंट में आप उसे रखें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नोट्स बनाने के भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको 2-4 तरीके उसके, उससे आपको एक आइडिया लग सकता है। एक तो तरीका सिस्टमेटिक मेथड का एक तरीका है जो हम लोग करते हैं कॉमन बातचीत में, या कॉमन तरीका है जो नोट्स बनाने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सिस्टमेटिक मेथड होता है जिसमें कि आप एक तरफ लिखते हैं और यहाँ मार्जिन छोड़ देते हैं और आप मार्जिन में कुछ ऐड करते रहते हैं। प्राय आप देखेंगे कि आप मार्जिन में ऐड करते हैं दोनों तरफ। कई बार ऐसा भी होता है कि आप इधर भी मार्जिन छोड़ देते हैं और इधर भी मार्जिन छोड़ देते हैं और इस मार्जिन में आप चीज़ों को नोट करते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि आप इस बीच में लिखते चलें और यहाँ ऐड करते चलें, जो भी चीज़ आए राइट साइड में लेफ्ट साइड में आप ऐड करते चलें। तो एक तो तरीका ये है सिस्टमेटिक मेथड है। दूसरा एक तरीका होता है आउटलाइन मेथड, यानी कि जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उसे आप नोट करते हैं, केवल मेन पॉइंट्स। और ये आउटलाइनिंग मेथड वही है कि जब आप अंडरलाइन करते हैं जिन जरूरी चीज़ों को, उनको आप नोट करते चलते हैं बस। जैसे एक चीज़ लिख लिया कि मान लीजिए मैंने फंडामेंटल राइट्स पे कहा, तो फंडामेंटल राइट्स पर युक्ति युक्त प्रतिबंध, मान लीजिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हम लोग कहते हैं, तो युक्ति युक्त प्रतिबंध, है ना, युक्ति युक्त प्रतिबंध। तो युक्ति युक्त प्रतिबंध ऐसे टाइटल बना लिया और उसके बाद कुछ इस पे 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट नोट कर लिया। ये एक आउटलाइन मेथड होता है कि आप पूरा का पूरा नोट्स ना बनाए, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि पूरा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हर टॉपिक के आउटलाइन कुछ पॉइंट्स आप नोट करते जाएं और वहाँ रखते जाएं। ये इसी आउटलाइन मेथड को हम लोग एक सिनॉप्सिस मेथड भी कह सकते हैं, सिनॉप्सिस मेथड भी कह सकते हैं कि एक सिनॉप्सिस आप नोट करते हुए चलते हैं। एक होता है मैपिंग मेथड से। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मैपिंग के जरिए इस ढंग से एक वो मैप क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने फंडामेंटल राइट्स का उदाहरण दिया, तो फंडामेंटल राइट्स रख लिया और उसके बाद यहाँ लिख लिया कि फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 12-35 है। एक यहाँ रख लिया कि ये पार्ट 3 में है, ठीक है ना, पार्ट 3 में है। यहाँ रख लिया कि ये इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। एक लिख लिया कि इमरजेंसी में क्या प्रोविजंस हैं। एक नोट कर लिया कि फंडामेंटल राइट्स प्लस DPSP नोट कर लिया, ठीक है, ऐसे नोट कर लिया। फिर एक फंडामेंटल राइट्स का इम्पोर्टेंस। तो इस तरीके से ऐसे पॉइंट्स बना लिया। ये भी एक मेथड है, ये भी बहुत लोग उससे जल्दी रिकॉग्नाइज करते हैं और एग्ज़ाम में भी इस मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि समय बचता है, टाइम बचता है और आप बहुत सारे फैक्ट्स को एक मैप के जरिए दिखा देते हैं, तो इसका भी फ़ायदा आपको मिल जाता है। मिस्टर परफेक्ट और रूबी रानी, यस, वेलकम है आप लोगों का। कोई अगर आपके क्वेश्चंस भी अगर आपके दिमाग में आते हों तो आप बेहिचक पूछिएगा। कोई क्वेश्चंस या कोई आपको, सर ये मैप कम प्लांट लग रहा है, मैम कम प्लांट लग रहा है।
हाँ, प्लांट की तरह लग रहा है क्योंकि इसमें इस ढंग से पॉइंट्स दिए गए हैं। यस, तो आप ये मेथड अपना सकते हैं और ये आप एग्ज़ाम में भी यूज़ करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लिखा रहता है कि 200 वर्ड्स में आंसर करना है, और उस 200 वर्ड्स की क्वेश्चन में आपको 3-4 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। 4-5 पॉइंट्स पूछ दिया जाता है कि ये क्या है, आज इसकी विशेषताएं क्या है या प्रकार क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको लेकर नया विवाद क्या है। तो इतने सारे विषयों पर लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर पूरा डिटेल में आप लिखें तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। इसलिए कई बार इस ढंग से मैपिंग मेथड एग्ज़ाम में भी अपना के, अगर टाइप्स वगैरह लिखना है, किसी चीज़ के प्रकार वगैरह लिखना है, तो इस मेथड का उपयोग हम लोग एग्ज़ाम में भी करते हैं और एग्ज़ाम में करना चाहिए। एग्ज़ाम एक्चुअली क्या है मैं बताऊं आपको, ये जो डायग्राम और मैपिंग मेथड हम लोग अपनाते हैं, इससे एक क्लैरिटी आती है और ये एक बड़े कम टाइम में हम चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं। जैसे कि खासकर साइंस में इसका प्रयोग होता है, इंजीनियरिंग में इसका प्रयोग होता है। तो ह्यूमन साइंस में जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं उसमें इसका प्रयोग कम होता है। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में जनरली सेंटेंस मेथड चलता है कि सब कुछ लिखा जाता है, लेकिन आजकल इसका भी प्रयोग हो रहा है डायग्राम का, क्योंकि डायग्राम में जो चीज़ें होती हैं वो हम जल्दी उसके कॉन्सेप्ट को हम जल्दी समझ लेते हैं और हमारे दिमाग पे उसका एक प्रिंट बन जाता है। जैसे इस रंग का इमेज बना हुआ तो ये इमेज का हमारे ऊपर प्रिंट बनता है। हम जब पढ़ते हैं तो चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन अगर वो एक इमेज में होता है तो हमारे ऊपर काफ़ी दिनों तक उसका असर होता है। तो आप इस ढंग से भी फ्रेमिंग करके आप ये कर सकते हैं। एक होता है चार्ट मेथड, कुछ लोग ऐसे भी नोट्स बनाते हैं, ये भी तरीका हो सकता है कि आपने इस ढंग से चार्ट बना बना कर आपने बॉक्स बना बना कर रख लिया। जो मैंने एग्जांपल दिया उसी एग्जांपल को यहाँ रिपीट करूँ कि आप फंडामेंटल राइट्स पे बना रहे हैं, तो आपने ऐसे चार्ट बना लिया और ऐसे डिवाइड कर लिया, ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर लिया कि ये क्या है, किस पार्ट में है, इसका डीपीएसपी से संबंध क्या है, इसका युक्तियुक्त प्रतिबंध क्या है, इसका महत्व क्या है, और इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, है ना। तो ऐसे करके चार्ट में वो सारा चीज़ लिख लिया, है ना, सारे पॉइंट्स लिख लिए। अब क्या हुआ कि ये चार्ट एक बार आपने देखा तो पूरा का पूरा सिनेरियो, पूरा फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया कि फंडामेंटल राइट्स, यहाँ आप पहले कॉलम लिख दिया कि भाग 3 में आर्टिकल इतना से इतना है, इसके टाइप्स ये हैं, प्रकार ये हैं, ये इसमें अमेंडमेंट हुआ है, ये इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ये इसका डीपीएसपी के साथ संबंध है। तो जितने भी उसके पार्ट्स होंगे वो सब आपने एक चार्ट में बना लिया, और जैसे ही आपने चार्ट देखा आपको तुरंत ध्यान में आ गया और तुरंत आपने रिवाइज कर लिया। तो ये तरीका भी बहुत एक अच्छा माना जाता है। मिस्टर परफेक्ट, सॉरी सर आई एम लेट, चलिए कोई नहीं। और रूबी रानी, मैप का यूज़ एग्ज़ाम में करते हैं सर, नंबर ज़्यादा मिलता है, कम की लिखने पड़ता है, कम ही लिखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, कम लिखना पड़ता है और आप चीज़ों को एक साथ दिखा देते हैं। और ये मेथड अपने नोट्स बनाने में भी आप यूज़ कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अपने नोट्स मेकिंग के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में ये काम चल सकता है। और एक फाइनल जो तरीका है सेंटेंस मेथड, जैसा कि मैंने कहा बहुत लोग सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बना बना के पूरा लिखते हैं। ये एक ओल्ड मेथड है ना, ये एक ओल्ड मेथड है जो हम पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं, और खासकर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में ये वाला मेथड काफ़ी पहले से चला आता है कि इसमें पॉइंट बनाते हैं, नंबर 1 नंबर 2। जो हम बुक्स पढ़ते हैं उसमें यही मेथड आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए हमने पॉलिटी का एग्जाम्पल दिया, आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ें तो आपको ऐसे ही सारे पैराग्राफ में सेंटेंस बना के दिया हुआ है। बहुत लोगों को इसमें सहूलियत होती है कि वो पूरा का पूरा सेंटेंस बनाते हैं। आप चाहे तो सेंटेंस बना के भी ये नोट्स इसमें आप कर सकते हैं। ओवरऑल इसमें जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सबसे फुल एंड फाइनल एक कमेंट मैं आपको देना चाहूँगा
कि आप जिस भी चीज़ पे आप नोट्स बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप सिलेबस को सामने रखें। सिलेबस लीजिए, सिलेबस का नंबर 2 टॉपिक आप लीजिए, ठीक है। नंबर 2 टॉपिक। नंबर 3 आप अपने सोर्सेज को देखिए कि आप किस सोर्स से बनाएंगे। जितने सोर्सेज है सबको इकट्ठा कर लीजिए, एक जगह जमा कर लीजिए, कलेक्ट करिए सोर्सेज। और कलेक्ट करने का मतलब है कि जो आपके पास है, ऐसा नहीं कि 3-4 बुक आपने रखा है, सपोज मान लीजिए पॉलिटी पे या हिस्ट्री पे, और 3-4-5 बुक्स ढूंढने चले गए, नहीं। जो भी सोर्स है उसको आप एक जगह रखिए, ठीक है। और नंबर 4 सार एक टॉपिक, पहले सब टॉपिक या सब टाइटल जो भी कहिए, सब टॉपिक एक उसका लीजिए और उस पर सारे बुक्स में देखिए जो आपके पास 2-3 सोर्सेज हैं, उन 2-3 सोर्सेज में देखिए कि सब टॉपिक पे क्या क्या है। और इसमें जो हमने मेथड आपको बताया, व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, इस मेथड में आप इस टॉपिक को नोट आप करिए। नंबर 5 आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप देखिए, रख लीजिए या देखिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। नंबर 6 आप इस पर कुछ पॉसिबल क्वेश्चन देखिए, संभावित क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो देखिए। और नंबर 7 आप इसको फिर प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। तो कुल मिलाकर जितनी चर्चा हमने की है उसमें ये लगभग 10 के आसपास पॉइंट्स बनते हैं, इन्हीं को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले नोट्स बनाते समय सिलेबस, सिलेबस से एक टॉपिक उठाना है, एक टॉपिक के बाद उसके जितने सोर्सेस हैं उन सोर्सेस से चीज़ों को लेना है, सोर्सेस को हमें पढ़ना है, उसके अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना है कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उन सोर्सेज को हमें लेना है। बहुत सारे नोट्स आजकल अवेलेबल भी हैं, आप चाहे तो उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। वैसे बेहतर ये होता है, एक बात मानी जाती है कि जब आप अपने हाथ से अपने हैंड रिटन में आप कुछ करते हैं तो ये हमेशा के लिए आपको याद रह जाता है। और भले ही ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है, लेकिन एक बात आप याद रखेंगे कि जिस भी चीज़ को आप फर्स्ट हैंड जानना चाहते हैं, जिस भी चीज़ पे आप कमांड करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा आपको उस पर अधिकार हो, उसके नॉलेज पे, तो वो तभी आ पाता है जब आप उन चीज़ों को नोट करते हैं। आप बुक्स, स्टडी मटेरियल, मेरे मटेरियल्स, किसी अच्छे कोचिंग के मटेरियल जितने भी पढ़ लें, वो आपको काम तो चल जाएगा लेकिन कभी भी आपका उस पर कमांड नहीं होगा। लेकिन जिस चीज़ को आप एक बार नोट कर लेते हैं वो आपका उसके ऊपर कमांड हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़े थोड़े नोट्स बनाना ज़रूरी भी है, थोड़ा नोट भी करना चाहिए, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो जो मैंने मेथड आपको बनाया है सिनॉप्सिस का जो मेथड बताया है कि आप एटलीस्ट टाइटल लें कि किस टाइटल पे आपको काम करना है, टाइटल आप लें और टाइटल या टॉपिक, और उस पर एटलीस्ट कुछ सिनॉप्सिस बना लें ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि यस आई हैव रेड, मैंने इसको पढ़ा है, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं इसके एक थॉरो इसे मैं गुजर चुका हूँ और मुझे ये टॉपिक मालूम है। केवल अगर पढ़ते रहेंगे और कुछ नोट नहीं करेंगे तो पढ़ते समय तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस पढ़ लिया, लेकिन बाद में पक्का भूलना है तय। इसीलिए ना हो तो एक चार्ट मेथड जो हमने बताया, उस चार्ट मेथड से कम उसके टाइटल, सब टाइटल ही नोट कर लिया, बाकी मैटर आपने बुक से ही पढ़ लिया। तो ये टॉपिक है, ये मेथड है जिसका कुल एक पॉइंट हमने यहाँ दे दिया कि आप इस तरीके से सिलेबस, टॉपिक, सोर्सेज, सब टाइटल, प्रीवियस हिस्ट्री क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस और फिर उसका रिवीजन, ये अगर आप करते हैं तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और एक बार की मेहनत है, एक बार यदि आपने कर लिया तो फिर सारे एग्जाम्स में आपको फ़ायदा मिलेगा। जो लोग शॉर्टकट में चलते हैं, किसी का नोट्स उठा लेते हैं, किसी कोचिंग से काम चला लेते हैं, उनको हर साल उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, हर बार वो नए हो जाते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप खुद भी अपने कुछ नोट कर लें ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ इस टॉपिक को हमने पढ़ा है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी मैं यहाँ ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि ऐसा भी ना हो इतना लेंदी, इतना डेकोरेटिव, इतना सजावटी, इतना सुंदर पेजेस पे, सुंदर हैंडराइटिंग में आप नोट्स बनाने में बैठ जाएं कि ऐसा भी हो जाए कि अटेम्प्ट्स आपके निकल जाएं।
एग्ज़ाम्स निकल जाए और आपका नोट्स कंप्लीट ना हो, और आपके मन में एक साइकोलॉजिकली एक डर पैदा हो जाए कि मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं है, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मेरे नोट्स बने नहीं है, मैं अभी एग्ज़ाम नहीं दूंगा। ये भी बहुत गलत तरीका है जिससे कई लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं है। तो बेहतर है कि आप बैलेंस बनाएं, सिनॉप्सिस बनाएं, केवल ज़्यादा नोट्स के चक्कर में भी ना रहें, सिनॉप्सिस बनाएं, ताकि ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहे कि यस, मैंने इस टॉपिक को देखा है और मैं इसके सारे टाइटल, सब टाइटल, इसके सारे एस्पेक्ट्स को मैं जानता हूँ। कहीं से कटिंग भी कर लें, जैसे कि सिनॉप्सिस नोट कर लिया और किसी नोट से, किसी बुक से, इंटरनेट से लेके कटिंग करके वहाँ उसको स्टेपल कर लिया, एक जगह जमा कर लिया। एटलीस्ट यदि आप कलेक्शन भी कर लेते हैं एक जगह अपने जरिए, तो भी आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैंने अपने से किया है और मैं जानता हूँ। तो ये एक कुछ टिप्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप सब लोग जहाँ जिसे जो बातें अच्छी लगी हो उसका यूज़ करें। जो बातें हमने आपको बताई हैं ये प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई इसमें कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, बहुत प्रैक्टिस वाली बातें हैं। अमूमन जो किया जाता है लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, आप इन्हीं को प्रयोग में लाएं। सर, मेंस में हैंडलिंग का यूज़ कर सकते हैं। सर, हमने सुना है कि हेडिंग का यूज़, हाँ बिल्कुल, हेडिंग का यूज़ करना चाहिए। हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत थैंक्स कि आपने इस क्लास को ज्वाइन किया। आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी इवनिंग 5 PM पे प्लस क्लास में। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय। थैंक यू।